Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav, your tutor for today. So today क्या हमेशा के लिए ट्यूटर हूँ मैं आपके लिए। तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं एमीबियासिस, रिंगवॉर्म और एलिफेंटियासिस के बारे में। इससे पहले हम दो डिजीज पढ़ चुके हैं, एक तो टाइफॉइड और दूसरा एस्कैरियासिस। ठीक है, दोनों आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज थी, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता था, चाहे वो टाइफॉइड हो चाहे एस्कैरियासिस हो। आज हम पढ़ेंगे एमीबियासिस। एमीबियासिस कहाँ होगा? ये आपका, ये भी इंटेस्टाइन का डिजीज है, लेकिन ये आपका कहाँ होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। ओके, सो आपके तीन तरह के मैंने इंटेस्टाइन वाले डिजीज बता दिए हैं, दो तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के, और ये आज तीसरा बता रही हूँ एमीबियासिस, जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना कि कौन सी जगह ये डिजीज होती है और इस डिजीज में क्या होता है। ये दो चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, मैं बता चुकी हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो एस्केरियासिस और टाइफॉइड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का है, अमीबियासिस आपके लार्ज इंटेस्टाइन का डिजीज है। ठीक है, अच्छा एक बात सोचो, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? फीकल मैटर, पॉटी वगैरह इकट्ठा होती है, पॉटी को ही हम फीकल मैटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? फीकल मैटर। जो सॉलिड वेस्ट फूड का बचा है उसी को हम कहते हैं फीकल मैटर। ठीक है, जो आप डिस्चार्ज करते हो अपनी बॉडी से, फीकल मैटर। तो ये जो फीकल मैटर है वो कहाँ इकट्ठा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जाहिर सी बात है कि फीकल मैटर से रिलेटेड कोई हमें समस्या आने वाली है इस डिजीज में, है ना। फीकल मैटर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें आने वाली है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? ये फीकल मैटर इजीली पास आउट नहीं हो पाएगा अगर एमीबियासिस हो गई है तो। आसानी से फीकल मैटर नहीं निकलेगा, बहुत टाइटनेस फील होगी, वाटर की कमी होगी, जिसकी वजह से आप फीकल मैटर पास आउट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपके पेट में वो चीजें इकट्ठा होंगी। और पेट कहने का मतलब एब्डोमेन है ना बेटा, मैं पेट एब्डोमेन को कह देती हूँ। तो एब्डोमेन में वो चीजें इकट्ठा होंगी, इकट्ठा होने की वजह से क्या होगा? पेन होगा, दर्द होगा, ऐठन होगी, अकड़न होगी, लेकिन फीकल मैटर पास आउट नहीं होगा। आप चाहोगे पास आउट करना लेकिन हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा किस में होता है? एमीबियासिस में। तो मैं लिख देती हूँ क्या क्या होता है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब डिफिकल्टी इन पासिंग आउट फीकल मैटर। ठीक है, फीकल मैटर बाहर निकालने में डिफिकल्टी होने को ही हम कॉन्स्टिपेशन या कब्ज कहते हैं हिंदी में। ओके, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। और मैंने क्या कहा? क्रैम्प्स होंगे, ऐंठन होगी पेट में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्रैम्प्स। क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आप कह सकते हो। जस्ट अ मिनट, आप इसे एब्डोमिनल क्रैम्प लिखो, क्योंकि क्रैम्प मसल्स भी में होता है, तो मसल्स के क्रैम्प की बात नहीं कर रहे हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। ठीक है, क्या होंगे? एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, ऐंठन होगी पेट में, खूब ऐंठन होगी, और जिसकी वजह से दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, एब्डोमिनल, मैंने कल बताया था एब्डोमेन क्या होता है। एब्डोमेन मतलब स्टमक नहीं होता है, वो पूरा रीजन जिसमें स्टमक, आपके इंटेस्टाइन सब कुछ है, उसको हम एब्डोमेन रीजन कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो कल का वीडियो जाके देखो, मैंने वहां बता रखा है। एब्डोमिनल क्या होगा? पेन होगा, क्रैम्प के साथ साथ पेन होगा। और जब भी ये फीकल मैटर पास आउट होगा, एक तो आसानी से होगा नहीं, और जब भी पास आउट होगा तो उसमें म्यूकस और ब्लड रिलीज होगा। ठीक है, फीकल मैटर के साथ साथ हल्का हल्का ब्लड आएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत दर्द होता है पास आउट करने में। ओके, तो क्या होता है? ब्लड, ब्लड क्लॉट एंड म्यूकस, म्यूकस रिलीज्ड, रिलीज्ड ड्यूरिंग फीकल डिस्चार्ज। ठीक है, ड्यूरिंग, जस्ट अ मिनट, कभी कभी पेन मेरा सही से नहीं चलता है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ले लेंगे, है ना। ड्यूरिंग फीकल मैटर डिस्चार्ज, फीकल मैटर डिस्चार्ज। ओके, डिस्चार्ज, राइट। फीकल मैटर डिस्चार्ज के साथ साथ क्या होता है? हल्का हल्का ब्लड आती है, और हल्के हल्के क्या होते हैं? म्यूकस आते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत पेन होता है फीकल मैटर डिस्चार्ज करने में। और इसी वजह से जल्दी डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं, तो आपको भूख नहीं लगती है। जब पेट में हमेशा फीकल मैटर भरा हुआ है तो क्या आपको भूख लगेगी? नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ एपेटाइट। कोई भी इंटेस्टाइन की, स्टमक की डिजीज होगी तो उस टाइम हमें भूख नहीं लगती है। कोई भी पेट से रिलेटेड बीमारी हो आपको, तो आपको भूख नहीं लगेगी, तो हम क्या कहेंगे? लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भूख लगना, और लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना। तो आप तीनों डिजीज में, मैंने जो कल से पढ़ाई है और अभी तक जितना पढ़ाई है, यानी कि एस्कैरियासिस में, टाइफाइड में और अमीबियासिस में, इन सब में क्या होगा? ये सब इंटेस्टाइन की डिजीज है, लेकिन शुरुआत में जो मैंने कल पढ़ाया था वो स्मॉल इंटेस्टाइन की थी, ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन की है सभी इंटेस्टाइन की।
और इंटेस्टाइन आपका एब्डोमेन में होता है, तो क्या होगा, एब्डोमेन में पेन होगा, बहुत पेन होगा एब्डोमेन में, ठीक है। और जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगेगी और आपका क्या होगा, आपकी सेहत अच्छी नहीं फील होगी, हल्का फुल्का बुखार आप फील कर सकते हो। तो ये सब तो कॉमन बातें हो गई। फिर आपका उसमें एक चीज स्पेशल था टाइफाइड में कि आपको बुखार हमेशा लगातार बना रहेगा 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक, उसमें ये एक स्पेशल बात थी। प्लस उसमें इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, छेद होने लगते हैं, परफोरेशन होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ये दो चीज एक्स्ट्रा थी आपके टाइफाइड में। आपके एस्कैरियासिस में एक चीज एक्स्ट्रा थी, जो कि था कि पतले पतले लंबे लंबे से आपके कीड़े जैसे बनते हैं, राउंड वॉर्म बनते हैं आपके पेट में, ठीक है, किसमें, आपके एस्कैरियासिस में। एंड अमीबिया, सॉरी, इसमें अमीबियासिस में क्या होगा, अमीबियासिस में फीकल मैटर रिलीज नहीं होगा आसानी से, बहुत टाइटनेस फील होगी, बहुत दर्द होगा रिलीज करने में, ये इसमें आ जाता है। और बाकी सारी चीजें कॉमन कॉमन है। तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से जब कनेक्ट करके याद करोगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी, अदरवाइज इतनी सारी डिजीज है, याद कैसे करोगे, ठीक है। तो ऐसे जोड़ जोड़ के याद किया करो कि कौन सी चीज किससे जुड़ी हुई है। और एक बात, जो आपका टाइफाइड था उसके लिए एक टेस्ट होता था, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कौन सा टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। मैंने आपको बताया था कल कौन सा टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आप। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग में से कितने लोग लगातार पढ़ रहे हो अच्छी तरह से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात, ये कौन करता है ये भी तो हमें देखना है, एमीबियासिस किसकी वजह से होता है, तो ये होता है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका की वजह से। एंट अमीबा, अमीबा का नाम तो आपने सुना है ना, अमीबा की ही एक दूसरी प्रजाति होती है एंट अमीबा। ओके, एंट अमीबा हिस्टोलिका, हिस्टोलिका। अच्छा, साइंटिफिक नेम में जो आप स्पीशीज से नेम लिखते हो ना, वो आपके स्मॉल लेटर में होता है, मुझे लिख लेने दो, ये स्मॉल लेटर रहेगा एच, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिका नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, जिस कैटेगरी में आपका अमीबा आता है ना, उसी कैटेगरी में ये भी आता है, अमीबा की एक तरह से प्रजाति है ये, ठीक है। अमीबा तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अमीबा का ये जो भाई है ना, वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो अमीबा का ये जो भाई है एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये कौन से किंगडम से है, प्रोटिस्ट से है, और ये यूनिसेलुलर होता है, एक सेल होती है इसके पास, इसकी पूरी बॉडी में एक ही सेल होती है जैसे अमीबा में होती है, ठीक है। तो सारे प्रोटिस्ट क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ओके। ऐसा ही सेम टू सेम प्रोटिस्ट का डिजीज आप अभी पढ़ने वाले हो नेक्स्ट क्लास में, मलेरिया में पढ़ाऊंगी, उसमें आप फिर से मैं प्रोटिस्ट का नाम लिखूंगी, तो आप याद रखना। और प्रोटिस्ट के अंदर ही 5 डिवीजन होते हैं, जिसमें से एक होता है प्रोटोजोअन, तो ये भी और आपका मलेरिया कॉज करने वाला, दोनों लोग प्रोटोजोअन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैं वहां पे भी आपको बताऊंगी ये चीज। तो इतनी बातें हो गई आपकी एंट अमीबा हिस्टोलिका से होने वाली डिजीज एमीबियासिस के बारे में। इसके नाम से ही पता चल रहा है अमीबियासिस होगा, अमीबा कॉज कर रहा है, एंट अमीबा, ओके। तो इतनी सारी बातें आपकी एमीबियासिस से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, जो है आपका रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म क्या होता है, रिंग वॉर्म मतलब आप जानते भी होंगे, दाद हो जाना, शरीर पे क्या होते हैं, पैचेस ऐसे ऐसे बन जाते हैं, दाद हो जाता है, खुजली होती है उसमें बहुत ज्यादा। तो दाद में क्या होता है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, और क्या होते हैं कि आपको बहुत बेचैनी फील होती है अगर आप खुजलाओ ना, दर्द बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वहां पे सूखापन रहता है, खुजली होती है, और स्किन पे ये डिजीज होती है, अंदर की तरफ नहीं होती है बॉडी में, स्किन पे डिजीज होने वाली होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म में क्या होगा, इचिंग होगा, ठीक है, क्या होगा, इचिंग, इचिंग मतलब खुजली होना, ठीक है, इचिंग, इचिंग मतलब खुजली होना, खूब खुजली होना। और क्या हो जाता है, ड्राई, ड्राई स्किन हो जाती है, ठीक है, स्किन वहां पे बहुत सूख जाती है, खुजली होती है, हल्के हल्के दाने भी निकल आते हैं वहां पे, ओके। ये सारी चीजें होती हैं। और ये क्या, कौन सी डिजीज कहाँ पे होता है, ये स्किन पे होता है, स्किन सरफेस, स्किन की सरफेस पे होता है, अंदर की तरफ नहीं होता है ये आपकी बॉडी के अंदर नहीं होगा, बाहर होगा, ठीक है, बाहर की स्किन पे आपको नजर आएगा, किसी आपके इंटरनल ऑर्गन पे नहीं होगा। रिंग वॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो रिंग वॉर्म होता किससे है, ये एक तरह का फंगस होती है, फंगस जानते हो ना, जैसे आप मशरूम खाते हो, मशरूम क्या एक तरह का फंगस है, जो आप बहुत सारे फंगस आपने देखे होंगे, इस तरह से दिखते हैं फंगस, है ना, इस तरह के दिखते हैं, मशरूम वगैरह खाया होगा ना आपने, तो मशरूम एक तरह का फंगस है। जो ब्रेड अगर आप खाते हो, ब्रेड पे एकदम हरा हरा सा जम जाता है, अगर आप उसको कुछ दिन तक रख दो तो हरा हरा सा उस पर लेयर जम जाती है, फिर वो खाने लायक नहीं रह जाता, हम कहते हैं ब्रेड खराब हो गया है, तो वो हरी हरी लेयर क्या है, फंगस की लेयर है,
ठीक है। तो फंगस आपके बड़े बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, इतने छोटे कि आपको एकदम पूरी तरह से नजर ना आए। तो रिंग वॉर्म वाला वही फंगस है जो एकदम छोटे छोटे वाले हों। ठीक है। अब इस फंगस का नाम क्या होगा, क्योंकि फंगस तो कई सारे हैं, तो फंगस का हमें नाम भी याद रखना है। तो इसको 3 तरह के फंगस से रिंगवॉर्म होता है, अलग-अलग रिंगवॉर्म अलग-अलग फंगस से होता है, ठीक है? इसलिए एक ही दवा सारे रिंगवॉर्म पे काम नहीं करती। हम कहते हैं अरे मेरा इच गार्ड से ठीक हो गया था, तो तुम भी इच गार्ड लगा लो अगर तुम्हें हो गया तो, नहीं। आपको चेक कराना पड़ेगा किस तरह का आपको रिंगवॉर्म हुआ है, उस हिसाब से आपको दवाई लगानी होती है, तब जाके ठीक होता है। इसीलिए एक ही दवा सबको सूट नहीं कर सकती है, क्योंकि अलग-अलग स्पीशीज की वजह से वो हुआ होगा, ठीक है? तो पहला है आपका माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम ये फंगस का नाम है ना? 2-3 तरह के फंगस का नाम मैं आपको बताऊंगी जो आपके रिंगवॉर्म करते होंगे, रिंगवॉर्म कॉज करते हैं। पहला है माइक्रोस्पोरम, दूसरा है ट्राइकोफाइटन, 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 ओके, ट्राइकोफाइटन। नेक्स्ट है एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ठीक है। ये 3 तरह के आपके फंगस होते हैं, 3 तरह के, जिसकी वजह से आपको रिंगवॉर्म होता है। ओके, तो ये आपके रिंगवॉर्म से रिलेटेड बात हो गई। इसमें खुजली होगा, स्किन सूख जाएगी, आसानी से ठीक नहीं होगी, और खुजली जितना आप खुजलाओगे उतना ज्यादा वो फैलता है, इसलिए कहते हैं खुजली नहीं करना चाहिए। जब खुजली हो दाने वगैरह पे, उस पर खुजली नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें टेम्परेचर मिल जाता है बढ़िया अच्छा खासा, और वो और ज्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं। आपके खुजली करने की वजह से वो जगह गर्म होती है, थोड़ी बहुत गर्म होने की वजह से वो और अच्छे से रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, इसलिए आपको खुजली नहीं करनी चाहिए। ओके, और हाँ, ये छूने से फैलता है, जैसे मान लो कोई आपको टच कर ले, तो टच करने से ये फैल जाएगा, ठीक है? आपके वो ऑर्गन किसी के भी टच में आ जाए, टच करने से डायरेक्टली फैल जाता है, ठीक है? और आपका जो अमीबियासिस और टाइफॉइड और जो आपका एस्केरियासिस था, वो कैसे फैलता है? गंदा पानी पीने से, या गंदा खाना खाने से, या फिर कोई फीकल मैटर डिस्चार्ज किया, उस पे मक्खी बैठ जाओ और फिर वही मक्खी आपके खाने में बैठ जाए, तो उसके पंख से क्या हो जाएगा? आपको ये फैल जाएगा। ओके, वो सारी बीमारी आपको फैल जाएंगी। पर ये जो रिंग वॉर्म है, ये मक्खियों से नहीं फैलता, ये टच करने से फैलता है। अगर आपने छू दिया अपने ही ऑर्गन, मान लो यहाँ पे मुझे रिंग वॉर्म हुआ और मैंने यहाँ पे छू दिया, तो यहाँ पे भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रिंग वॉर्म हो जाएगा, ठीक है? तो कोशिश करना चाहिए टच अवॉइड करें अगर आपको रिंगवॉर्म हुआ है तो। इसलिए साबुन वगैरह लगाने को मना किया जाता है, क्योंकि साबुन लगाते हो तो आप पूरी बॉडी में लगा लेते हो, तो वो भी पार्ट टच हुआ, बाकी के पार्ट भी टच हुए, तो सब जगह आपको फैलने का खतरा बन जाएगा। इसलिए कभी भी रिंगवॉर्म हो, कोई भी खुजली से रिलेटेड बीमारियां हो, तो उसमें साबुन वगैरह नहीं लगाते हैं, ठीक है? ऐसी चीजें आप ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एलिफेंटियासिस, जो कि लास्ट है आज के टॉपिक का, एलिफेंटियासिस, ठीक है? जस्ट अ मिनट, मैं ये सारा इरेज कर दूं। एक मिनट। अब मैं सीख गई हूँ कि इकट्ठे कैसे मिटाते हैं। चलो, हर दिन हम लोग कुछ कुछ सीखते रहते हैं ना, तो मैं सीख गई हूँ कि इकट्ठे कैसे मिटाना। मैं रेजर लेके पहले मिटाती रहती थी, तो अब मुझे इकट्ठे मिटाने आ गया। चलो देखो, नेक्स्ट है आपका एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस, ठीक है? एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस को फाइलेरियासिस भी कहते हैं या फाइलेरिया भी कहते हैं। फाइलेरिया आपने नाम सुना होगा। एलिफेंटियासिस मतलब हाथी पांव। आपके जिसको भी होगा ये पैर उनके हाथी जैसे मोटे मोटे हो जाएंगे, और क्या होती है? मसल्स फटने लगती है, इतनी तेजी से मसल बढ़ता है कि वो फटने लगता है, और फटने से बहुत बेहद दर्द होता है, बेहद दर्द होता है। तो बहुत बुरी बीमारी है ये, ठीक है? अच्छा, एलिफेंटियासिस किसकी वजह से होती है? तो याद करो, जैसे मैंने कि राउंड वर्म वाला बताया था, एस्कैरियासिस वाला, उसमें मैंने कहा था वो नेमेटोड है, राउंड वर्म है, या एस्के हेलमिंथी है। तो सेम टू सेम ये बीमारी जिससे होती है वो भी आपका उसी कैटेगरी का आता है, उसको भी हम राउंड वर्म कहते हैं। और वो कौन से फाइलम से है? वो है आपका हेलमिंथ, एस्के हेलमिंथ, एस्के हेलमिंथ, जस्ट अ मिनट, एस्के हेलमिंथी, एस्के हेलमिंथ, ठीक है? एस्के हेलमिंथ है वो, और इसी का दूसरा नाम होता है नेमेटोड। ये उसकी ब्रांच है, ठीक है? नेमेटोड। इसी कैटेगरी में आपका एस्कैरियास भी आता था, एस्कैरिस भी आता था। एस्कैरियास मैं बोल देती हूँ बार उसको। उसी कैटेगरी में आपका एस्कैरिस भी आता था, और इसी कैटेगरी में ये वाला भी आएगा। अच्छा, ये है कौन जिसका हम इतनी बड़ाई कर रहे हैं? वो है आपका वुचेरिया। वुचेरिया, जैसे एस्कैरिस था वहां पे, यहाँ पे कौन है? वुचेरिया। लेकिन दोनों भाई भाई हैं, सेम किंगडम के हैं। जैसे हमने अमीबा में पढ़ा कि अमीबा और एंटमीबा भाई भाई हैं, वैसे ये भी क्या है? भाई भाई हैं, ठीक है? तो आपके जो एस्कैरिस था और जो वुचेरिया है, वो दोनों आपस में भाई भाई हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके,
नेक्स्ट, वुचेरिया। वुचेरिया आपका एक तरह से ऐसे गोल सा वर्म होता है, पतला सा लंबा सा ऐसे गोल सा वर्म होता है, ठीक है। वो आपके पैर वगैरह में घुस जाता है और वहां पे इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करता है कि जो भी आपकी लिम्फ नोड होते हैं ना, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, वैसे लिम्फ वेसल भी होती हैं। तो उस लिम्फ वेसल में जाकर के ग्रो करेगा और पैर और को मोटा मोटा कर देगा, खूब सारा उसमें ग्रोथ करके मोटा मोटा कर देगा पैर को। और जिसकी वजह से इसकी तो ग्रोथ अच्छी हो जाती है, लेकिन हमारी ग्रोथ थम जाती है और वहां पे बहुत दिक्कत होती है। ये खास करके पैर में होता है और ग्रॉइन एरिया, मतलब जेनाइटल पार्ट्स में, ठीक है। मेल का अगर पेनिस है या फीमेल की वेजाइना है तो उसके अंदर भी ये सारी चीजें ग्रो कर जाती हैं आसपास, ठीक है। तो बहुत तकलीफ देह होता है, ये बहुत दिक्कत होती है इसमें। ओके, तो एलिफेंटियासिस। अच्छा, एक और बात, ये मच्छर के काटने से भी फैलता है। कौन से मच्छर के काटने से? एडीज मच्छर एक होता है, एडीज मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो, अगर मान लो किसी को किसी को एलिफेंटियासिस हुआ है, उसके अंदर वुचेरिया होगा उसकी बॉडी के अंदर, तो वहां पे अगर इस मच्छर ने काट लिया और फिर वो मच्छर जाके किसी हेल्दी पर्सन को काट ले, तो क्या हो जाएगा? हेल्दी वाले को भी एलिफेंटियासिस हो जाएगा। बेहद दुखद, ठीक है। तो एलिफेंटियासिस क्या है आपका? जस्ट मिनट, मैंने गूंज दिया यहाँ पे दुखद के चक्कर में। देखो, एलिफेंटियासिस किसकी वजह से होता है? होता है वुचेरिया की वजह से। और इसे ट्रांसफर कौन करता है? एडीज मॉस्क्यूटो। यानी कि मॉस्क्यूटो क्या है? वेक्टर है। वेक्टर मतलब एक तरह से वाहन है, गाड़ी है, कार में बैठ के आराम से जाता है वुचेरिया आपका, अकेले नहीं जाता, कार में बैठ के जाता है। और इसकी कार कौन है? मॉस्क्यूटो, ठीक है। तो वेक्टर है एडीज मॉस्क्यूटो, और असल में कौन इसका कॉजेटिव एजेंट है? वो है वुचेरिया। वुचेरिया की वजह से ये डिजीज होती है, ठीक है। इस डिजीज में क्या क्या हो जाएगा? ये डिजीज कौन से पार्ट को इफेक्ट करेगी? लेग एंड ग्रोइन एरिया। लेग एंड ग्रोइन एरिया। ग्रोइन एरिया मतलब जेनाइटल पार्ट्स, जो पेनिस या वेजाइनल पार्ट है, वो सारी चीजें ग्रोइन एरिया में आते हैं, ठीक है। तो लेग और ग्रोइन एरिया को क्या करता है? इफेक्ट करता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? स्वेलिंग हो जाती है, एक्सेस स्वेलिंग हो जाती है, एक्सेस स्वेलिंग, ठीक है। और ग्रोइन एरिया में ये एग्जैक्टली कहाँ वार करता है? ये करता है लिम्फ नोड्स पे। लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स मतलब होता है जो आपकी लिम्फेटिक वेसल है ना, उसमें बीच में गांठें होती हैं जहां पे लिम्फ इकट्ठा होता है, तो उसी को हम लिम्फ नोड कहते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड कभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो आपका कंपार्टमेंट सीरीज चल रही है। जब मैं डिटेल लेक्चर्स पढ़ाऊंगी आपको, अगर आगे तैयारी करनी होगी किसी चीज की, तो मैं उससे रिलेटेड पढ़ाऊंगी बायोलॉजी, तब आप जान सकते हो। अभी के लिए बस इतना मान लो, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल होती है, वैसे लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जिसमें ये लिम्फ नोड छोटे छोटे पाए जाते हैं, और वहीं पे जाके आपका ये वुचेरिया ग्रो करता है। और इसका कोई इलाज नहीं है बेटा, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। इसको कम किया जा सकता है, मतलब उसकी तकलीफ कम कर सकते हैं, लेकिन इसका इलाज नहीं है। ओके, अगर ये बढ़ गया तो बढ़ने से पहले इलाज है। अगर आपको शुरुआत में पता चल गया तो उसका इलाज है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, हाथी जैसे पांव हो गए, तब जाके इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। शुरुआत में हमेशा इलाज है इसका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये तीनों डिजीज समझ में आई होंगी। अब हमारी दो चीज और बची है, बस दो डिजीज और बची है। एक तो मलेरिया, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है, और एक छोटा सा रहेगा आपका निमोनिया। ये दो चीजें हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा डिजीज टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाँ, अरे एक और बचा आपका, एड्स और कैंसर। एड्स कैंसर एक एक लेक्चर में लूंगी पढ़ाने के लिए, ठीक है। वो दोनों आपका बच गया। पैथोजन से होने वाली डिजीज सभी खत्म, एड्स बस बाकी है, और उसके बाद फिर कैंसर हम पढ़ लेंगे। फिर आपकी डिजीज खत्म हो जाएगी, हम इम्यूनिटी देखेंगे, फिर लास्ट में ड्रग्स देख के ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बहुत अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट्स करते हो, बहुत दिल खुश हो जाता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ करके, ठीक है। लगता है कि मैंने जो ये पढ़ाना शुरू किया है, ये मेरा गलत डिसीजन नहीं था, ये मेरा बहुत ही सही डिसीजन था। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से प्रिपरेशन करो।